हेलो दोस्तों, आज हम इनर्शिया या फिर इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। हम इस आज इंट्रोडक्शन या फिर कहे तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में, ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किस कबूतर का नाम है, सबसे जानते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल फैलेंसी या फैलेंसी क्या है कि जब कोई इसमें क्या कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल जाता है सीधे, तो वह आगे के हवा को वह आगे इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि यहाँ के हवा को वह चीर के यह हवा को चीर के वह सीधा पीछे पहुँच जाता है, जिसके कारण यह आगे से रास्ता खाली, मतलब आगे वह चले जाता है और पीछा से यह हवा आगे धक्का मारता है, जिसके कारण वह नहीं रुकता है, जो कि कुछ समय तक चला। यह लॉ मतलब एरिस्टोटल लॉ यही था कि मतलब कोई भी पार्टिकल हम फेंकते हैं तो वह आगे की हवा को पीछे धक्का दे देता है, जिसके कारण वह हवा फिर इसको धक्का दे देता है, जिसके कारण वह लगातार मोशन में रहता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत था। इसके बाद गैलीलियो साहब आए, उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि एक जो लोहे का कढ़ाई होता है उसमें एक बॉल को रखा और उसको छोड़ा, तो वह हमेशा यहाँ मतलब जिस पॉइंट पे वह है वहाँ पहुँचना चाहता था। अगर हम इसमें मानेंगे कि हवा नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर वही दूसरे तराने में किया। इसमें क्या है कि यहाँ पे हथौड़ा मार मार के थोड़ा इसे टेढ़ा कर दिया, तो यह और ज़्यादा दूर तक गया। मतलब यह बॉल चाह रहा था कि हम यहाँ तक आए, लेकिन इससे थोड़ा नीचे ही रह जाता था। अब फिर यह जब हम सीधा रखेंगे, मतलब सीधा कर देंगे, मार मार के इसे पूरा सीधा कर देंगे, और इसमें अगर हवा नहीं है तो जहाँ से छोड़ेंगे यह हमेशा यह चाहेगा कि हम वहीं पे जाए। अगर यहाँ से छोड़ा गया है, अगर यहाँ पे हवा नहीं है तो इसी के सामने चला जाएगा, इसी के सीधे हम मतलब उसी के ऊंचाई के इतना जाना चाहेगा। इसके बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे यह बॉल यही चाहेगा कि हम इसके ऊंचाई तक जाए, लेकिन यह है इसके ऊंचाई तक नहीं ले जाएगा, जिसके कारण यह बॉल गिर जाएगा नीचे, या फिर यह मोशन में रहेगा। इसमें देखा जाए, अगर इसमें तो कहीं मतलब ये बॉल चाहेगा कि इसी ऊंचाई पर हम जाए दूसरे साइड। तो जहाँ से जो बॉल हम गिराते हैं तो वह लगातार स्पीड या फिर गति में ही रहता है, जब तक कि वह पे कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक वह गति में ही रहता है। और यह बॉल हमेशा यह चाहता है इनर्शिया मोशन कि हम हमेशा इसके मतलब दूसरी साइड भी इसी हाइट तक जाए। इसी पे आधारित है क्या, पेंडुलम घड़ी में जो रहता है। इसके बाद क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुके रहने की चाहत। इसमें हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है यहाँ पे, तो वह ब्लॉक जिसमें u बराबर 0 है, मतलब यह 0 पे है, लेकिन यही ब्लॉक कुछ देर बाद t बराबर 1 सेकंड बाद वह 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर चला गया, और उसका जो मास है वह 5 kg का है, और t बराबर 1 है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा तो v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू का मान 0 है, v का मान कितना है 4 बाई टी बराबर 1, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका यू भी क्या हो गया, एक एक्सीलरेशन भी हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वह 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से तय करेगा, तभी वह v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब टी बराबर 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर पाएगा। एक्सीलरेशन अगर 4 मीटर प्रति सेकंड है। अब आपको कुछ करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 500 kg है, मतलब कोई मतलब ट्रेन है, या फिर सीधे सीधे 500 kg का कोई बॉक्स है, वह u बराबर 0, u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड पे, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड पे यह 500 मतलब टी बराबर 1 सेकंड में यहाँ चला गया है। ये 5 kg का, ये 5000 kg का है, तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, v माइनस यू, तो u 0 है, v कितना 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 बाई टी बराबर 1, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसका एक्सीलरेशन भी समान होगा, मतलब वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है एक्सीलरेशन। तो यही था। इसके बाद है इसके बाद हम कुछ इनर्शिया मतलब रेस्ट में रहने की चाहत को, या फिर इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ और एग्जांपल देखेंगे।
जिसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जब कोई गिलास है उस पर कोई कपड़ा रखा गया, बीच में अगर हम यहाँ पे कोई बॉल रख दे या सिक्का रख देते हैं और ये इस पे हम मानेंगे कि कोई रुकावट नहीं है या फिर बोले तो कोई छिछला टाइप का है, अगर हम उसे एकदम स्पीड में खींचेंगे तो यह सिक्का कोई भी दूरी तय किए वह सीधा एकदम हॉरिजॉन्टल साइड में या सीधा नीचे गिर जाएगा, ना कि इसके साथ है बाहर आ जाएगा, गिलास से बाहर गिर जाएगा। क्योंकि यह इसी गिलास में इसलिए गया क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन इसे रुके रहने की चाहत है, इसे सीधा खींच लिया गया तो यह रुका ही रह गया और यह नीचे गिर गया। इसके बाद हम यहाँ पे कोई कोई होटल में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे खाने वाला वस्तु मतलब रखा होता है, अगर हम इसे हम सीधे खींचते हैं या फिर हम यहाँ पे गिलास रखता है पानी से भरा हुआ, अगर हम इसे एकदम स्पीड में खींचते हैं तो पानी का बोतल मतलब हिलता भी नहीं है और वहीं पे खड़ा ही रह जाता है। तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुके रहने के साथ। इसके बाद बैडमिंटन पे जो है मतलब पाउडर पूरा छीट दिया जाए और उसको हम उस पर कोई बॉल गिराया जाए तो उसका जो मतलब अगर हम उसे स्लो मोशन में देखेंगे तो बैडमिंटन जो है नीचे चला जाएगा, उसका जो पाउडर पे उस पर दिए हैं वो वहीं रह जाएगा, उसे रुके रहने की उसकी चाहत है, तो वो बॉल के कारण बैडमिंटन नीचे चला जाएगा और पाउडर जो होगा वो ऊपर ही मतलब वहीं पे तैरता रहेगा कुछ समय के लिए, इसके बाद फिर तो चल जाएगा। इसके बाद हम देखें कि जब तलवार या चाकू में कोई फल रहता है, अगर हम उसे यहाँ से थोड़े से अगर हम मारेंगे, अगर हम थोड़े से मारते हैं तो यह नीचे जाने के उल्टा विपरीत होता है कि यह ऊपर चला जाता है, क्योंकि जब हम इस पर मारते हैं तो ये नीचे ही जाता है, लेकिन यह जो यहाँ पे कोई फल रहता है तो वो रुका ही रहता है और यह नीचे चला जाता है, जिसके कारण यह थोड़ा थोड़ी करके ऊपर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर जो घर में जो पैर पोंछने वाला होता है, उसके बाद हम घर में जाते हैं उसको, अगर उसमें अगर हम देखें तो कोई जाली टाइप का खिड़की के सामने रहता है, अगर हम उस पर उसको झाड़ते हैं तो उसमें जो पार्टिकल है गंदगी है वह रुके रहने की चाहत में रहता है, मतलब मोशन बोले तो सीधा सीधा कि वो रहता है रुका हुआ, और हम उसे मोशन में ला करके सीधा हम टकराते हैं तो वो मोशन में फिर चलाता है वो गंदगी। इसके बाद हम फिर उसमें टकराते हैं अगर जाली वाली खिड़की में, तो वह क्या होता है कि उसके कण जो होता है पार्टिकल वो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन हम जो टकराए हैं जिसके कारण खिड़की का जो खिड़की है वह पैर पोंछने वाले वस्तु को रोक लेता है और पार्टिकल को बाहर फेंक देता है, उसमें गति होने के कारण वह नहीं रुक पाता है। या फिर सीधा सीधा बोले तो इसको रोक लिया जाता है सीधे और पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो ये कुछ इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, चलते रहने की चाहत, ये क्या होता है जब हम इसके मतलब जब हम किसी भी कार में रहते हैं या बस में रहते हैं, अगर वह गति में है, अगर हम उससे बाहर निकलते हैं तो वह गिर जाते हैं या फिर चलते, इसे ही कहते हैं चलते रहने की चाहत। तो ये गिरते क्यों इसलिए गिरते हैं क्योंकि रोड जो होता है, जो नीचे में जो सड़क होता है उस पर हम जाते हैं तो सड़क तो रहता है अस्थाई या फिर रुका हुआ रहता है और हम मोशन में रहते हैं, जिसके कारण हम सीधे रुकने के कारण हम सीधे आगे में हैं, हमारा पैर हो जाता है सीधे रुक जाने के कारण हमारा पैर चला जाता है, मतलब सीधे सीधे कहे तो हमारा पैर रुक जाता है या फिर और हमारा मुंह जो है माउथ शकल या फिर मुंह जो का है वो मोशन में ही रहता है, जिसके कारण हम सीधे आगे में गिर जाते हैं। यह मोशन में रहता है। यह ब्रेक, जैसे हम कोई कार देखें तो कार का चारों पहिया चल रहा है, अगर एक साइड के दोनों ब्रेक लगा दिया जाए तो कार सीधे क्या जाता है, घूम जाता है, क्यों, क्योंकि एक कार आगे नहीं जा रहा है और ये आगे जाने के कारण ये सीधा ऐसे घूम जाता है। इसी प्रकार होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है कि जब हम कोई ट्रक में जाते हैं या फिर कार में जाते हैं तो उसकी जो हेडलाइट होता है वो सीधे आगे दिखाता है, लेकिन वह मुड़ जाता है तो उसका लाइट भी मुड़ जाता है, इससे इतना नहीं है। इसके बाद है क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ ए बॉडी पार्टिकल इज एट रेस्ट, यही वाला पीछे जो पढ़े थे नहीं पढ़े थे तो देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, इफ ए बॉडी पार्टिकल इज एट रेस्ट ऑफ मोशन दे विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट
continue to be rest motion, they will continue to be rest or in motion until there is a same external force acting it। तो सीधा यही है कि जब हम कोई ब्लॉक पे अगर हम 10 एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वह रेस्ट में रहेगा। और हम किसी व्यक्ति पे भी 10 के पावर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वह रुका रहेगा। इस यहाँ पे भी 10 न्यूटन का दोनों तरफ से बराबर अगर फोर्स लगा रहे हैं और इसका जो u बराबर है वह 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो वह पार्टिकल 3 मीटर प्रति सेकंड से चलता ही रहेगा, भले ही यहाँ से भी 10 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ये दोनों तो जीरो कर जाता है, लेकिन जो स्पीड उसका होता है वो स्पीड से चलते रहता है। या फिर कहे तो मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ से दोनों ट्रक से ट्रक है, तो आपका जो u है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से आप साइकिल से जा रहे हैं। अगर आप बीच में चपाएंगे और दोनों का जो यहाँ पे फोर्स है दोनों ट्रक का वो अगर बराबर ही रहेगा, तो आप जो है सीधे मतलब चलते ही मतलब बोले तो रुकेंगे नहीं, ठुकने के बाद आप सीधे इधर चलते ही रह जाएंगे, ठुकने के बाद चलते नहीं, ऊपर चले जाएंगे, तब पर भी चलते रहेंगे। इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पढ़े ही थे पीछे। अगर यहाँ पे कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 3 व्यक्ति है, जो 3 बच्चा है, जो दोनों 2 न्यूटन 5 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वही वस्तु रेस्ट में होगा। इसमें क्या होगा, F0 जीरो होगा, रेस्ट में रहेगा। इसके बाद दूसरा ब्लॉक है 8 न्यूटन दोनों तरफ से लगा रहा है, कुछ उसका स्पीड होगा, तो वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा भी। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं 2 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का इधर से, 8 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों साइड अलग अलग फोर्स लग रहा है, और वस्तु का वजन कितना है, 10 kg है। तो इसमें अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट क्या है, दोनों को घटा देंगे बड़ा में से छोटा को, तो 2 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद एक्सीलरेशन निकालने के लिए 2 न्यूटन कितना kg का है उससे हम भाग दे देंगे, तो 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से यह इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई 10 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन है, 10 kg का वस्तु है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 2 मीटर 10 में से 8 गया तो 2 नेट हो गया, डायरेक्शन से मतलब सेम। इसके बाद इसमें क्या होगा कि अगर 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो वह एफ नेट 2 न्यूटन बाय 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यह डायरेक्शन मतलब अभी नहीं बता, जब तक नहीं दिया होगा तो इसके बाद इस ब्लॉक में देखो, इस ब्लॉक में 8 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, इसमें भी 4 मीटर प्रति सेकंड से लग रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों सेम ही है, तो इसमें क्या होगा, पहले जो है सो स्पीड घटेगा, लेकिन एक्सीलरेशन 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होने के कारण धीरे धीरे इसका यू का मान बढ़ेगा, जिसके कारण फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये 8 न्यूटन बोले तो ये इधर ही चलता रह जाएगा। अगर इधर साइड लग रहा है तो पहले क्या होगा, ये पार्टिकल धीरे धीरे और पीछे जाएगा, इसके बाद फिर एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से लग रहा है, तो यू का मान बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये फिर इधर जाने लगेगा। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे 8 न्यूटन 10 न्यूटन का लगा है, इधर से 2 मीटर प्रति सेकंड से लगा है, तो यह क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे घटेगा। मतलब बोले तो 10 न्यूटन लगा रहा है, तो धीरे 10 न्यूटन लगाने के कारण धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ जाएगा बॉक्स, इसके बाद फिर यू का मान बढ़ जाएगा, एक्सीलरेशन होने के कारण फिर यह पार्टिकल इधर चला जाएगा। यही इसमें दर्शाया है। मोमेंटम पी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एज वेलोसिटी। तो इसमें आपको यही बताना है कि अगर कोई वस्तु 0.01 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं, और कोई 20 ग्राम का वस्तु है, तो अगर वो आपकी तरफ फेंका जा रहा है या फिर मारा जा रहा है कोई वस्तु से, 20 ग्राम के वस्तु से, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि देखो ट्रेन अगर 0.01 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो उसको रोकने की ताकत आप में नहीं है, इंसान में। अगर कोई 20 ग्राम का बुलेट आप में मारा जाए तो आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि शक्तिमान तो है नहीं।
तो यह इसमें यही बताया गया कि वस्तु के मास भी डिपेंड करता है कि वह उसको घायल करेगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई माने तो जैसा कि आपका ये दोस्त है और एगो आप हैं, एक घर पे चढ़े हुए हैं। इसमें क्या है कि आप अगर यहाँ से कूदेंगे, क्योंकि आप साइंस वाला स्टूडेंट हैं और एक है आर्ट वाला स्टूडेंट, दोनों जो गिरेगा तो आप क्या करेंगे, आप पहले हाथ और पैर धरती में या फिर पृथ्वी पर लाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे शरीर लाएंगे। तो इसमें क्या है, टी क्या है आपका, टी रहना चाहिए कितना, लार्ज रहना चाहिए। आपका टी होगा लार्ज और आपके दोस्त का टी होगा क्या, स्मॉल। मतलब टाइम मतलब आपके दोस्त को अस्थिर होने में बहुत कम समय लगा, मतलब सीधे गिरा, मुंह कान सब चीज़ एक में गिर पृथ्वी में पहुंचा। आपने क्या किया कि आपने हाथ पहले पहुंचा, फिर पैर, इसके बाद धीरे धीरे होने के कारण आपका टी जो है समय इससे तो लार्ज हो गया। इसके बाद आप क्या है, तो अगर आपको टी लार्ज लगा है तो फोर्स आप पे कम लगेगा, जिसके कारण आपका हाथ पैर नहीं टूटेगा, ज़्यादा चांस है, कम चांस है टूटने का। लेकिन वही आपका दोस्त है जिसको सीधा धड़ाक दबड़ गिरा, सब चीज़ एक में गिरा, तो इसमें जो फोर्स रहेगा लार्ज लगेगा। समय स्मॉल होने के कारण फोर्स क्या है, ज़्यादा लगता है। इसमें सीधा यही समझाया गया है कि अगर कोई वस्तु, मतलब आपका वेट आपके दोस्त का वेट सब चीज़ सेम है, मतलब बोले तो दोनों को P बराबर m√2 GH होता है। आर फाइनल क्या है, 0 हो गया, और P इनिशियल क्या है, m/2 GH, और आपका भी P इनिशियल क्या है, m/2 GH। RF क्या है, 0 है। तो इसमें बस यही समझाया गया है कि अगर समय ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और यह आपको 9वीं में पढ़ाया गया था कि समय कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब आपने 9वीं में उदाहरण में भी देखा होगा कि जब कोई बॉलर जो कैच करता है तो वो अपना हाथ सीधे पीछे करता है, ये नहीं कि आगे धक्का देता है, ये वह अपना हाथ धीरे धीरे पीछे करेगा। वह पीछे इसलिए करता है क्योंकि उसे ही पता है अगर समय ज़्यादा लगेगा तो चोट नहीं लगेगा। और यह टेक्निक हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं फिजिक्स को, लेकिन समझते नहीं रहते हैं तभी। इसके बाद क्या है, डेल्टा पी बराबर सेम, और दोनों का, आपका और आपके दोस्त का डेल्टा पी क्या है, सेम, और डेल्टा टी आपका स्मॉल है, आपके मतलब आपके दोस्त का स्मॉल है और आपका लार्ज है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P बराबर dP/dt, P वेक्टर बराबर dP/dt। तो P के जगह पर हम अपना मान रख देंगे mv, तो D बराबर mv/dt। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हो गया mdv d/at प्लस v, मतलब दोनों को m को भी d से के साथ गुना करके उसको अलग कर दिया, इसके बाद इसको अलग, मतलब आपने तो फार्मूला पढ़ा था डेल्टा टी, मतलब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले m को रखते हैं, इसके बाद dv और dt को लिखते हैं, तो m को बाहर निकालेगा, dv और dt y हो गया dt। इसके बाद फिर v को एक बार बाहर निकालेंगे और m का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया। तो इसमें क्या है, अलग अलग केस है। पहला केस नंबर क्या है, m अगर कांस्टेंट हो तो dm/dt क्या होगा, कांस्टेंट। इसमें अगर हम m को कांस्टेंट रख देंगे, 0 रख देंगे, तो क्या होगा, सॉरी m को यहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो m 0 होने के कारण ये भी होगा 0। तो इसका सीधा सीधे ये अगर हम रखा दें f बराबर mdv/dt, इसमें m में अगर हम कर दें, मतलब dv/dt को हम m में लिख सकते हैं, तो f फोर्स बराबर, मतलब हम सीधे सीधे अगर हमें मास अगर कांस्टेंट दिया हो तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें कहीं वेलोसिटी भी कांस्टेंट दिया हो तो f बराबर v/dm/dt करके नाम, मतलब मान निकाल सकते हैं। अगर दोनों कांस्टेंट नहीं हो, अगर कांस्टेंट दोनों में से कोई नहीं हो तो ये फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, mdv/dt प्लस v/dm/dt, mdv/dt प्लस v/dm/dt। अगर एक चीज़ कांस्टेंट होगा तो एक 0 कर देंगे, हो जाएगा। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि एक 0 कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हम अगले क्लास में करेंगे।